तो अपन कंटिन्यू करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई, कवकों के सामान्य लक्षण। और सामान्य लक्षण के लिए जो प्रीवियस क्लास थी या इससे पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण बताए थे कवकों के। उसमें सबसे पहला लक्षण ये था कि इनमें जननांग प्राय एकल कोशिकीय होते हैं और जननांगों के चारों तरफ बंधीय कोशिकाओं का आवरण नहीं पाया जाता है। फिर मैंने बताया था इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है एवं इसमें भोजन का संचय ग्लाइकोजन या तेलीय बूंदों के रूप में होता है। फिर मैंने इसमें बताया था कि जो कवक होते हैं ये प्राय एक क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और नेक्स्ट बताया था इसमें कि इसमें जैसे जैसे निम्न क्लास से उच्च क्लास की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जनन सरल होता जाता है और जो इसकी ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास है इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो ये कुछ 4-5 मेन इसके कैरेक्टर थे। इसके अलावा भी कवकों के कई सामान्य लक्षण होते हैं, उनकी अपन चर्चा आज करेंगे। और उनमें सबसे पहला लक्षण ये है कि कवकों का जो पादप शरीर होता है वो तंतुमय होता है, जिसको माइसिलियम कहते हैं या कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु की जो सिंगल इकाई होती है या एक सिंगुलर होता है उसको हाइफी कहते हैं। तो कवकों के अंदर हाइफा को दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। पहला है हाइफा में बी ए सेप्टेट और हाइफा में बी ए सेप्टेट। तो कवकों के जो लोअर ग्रुप है, जो निम्न क्लास है कवकों की, जिसके अंतर्गत फाइकोमाइसिटीज आती है, फाइकोमाइसिटीज के अंदर कवक तंतु या हाइफा होते हैं वो पट रहित होते हैं, एसेप्टेट होते हैं। और पट रहित होने से उसमें केंद्रक की संख्या की एक से अनेक तरह के केंद्रक पाए जाते हैं और वो सारे केंद्रक एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गमन कर सकते हैं। और इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक या सकेंद्रकी संरचना। तो कवकों का जो कवक तंतु होता है वो लोअर कवकों में फाइकोमाइसिटीज में प्राय पट रहित होता है एवं सकेंद्रकी होता है। उसमें केंद्रकों की संख्या एक से अधिक होती है, जबकि कवकों की जो उच्च क्लास है, हायर क्लास है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसमें कवक तंतु पट युक्त होता है, सेप्टेड होता है, पट युक्त होता है। और पट पाए जाने से, सेप्टा पाए जाने से उसका कवक तंतु कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। और कोशिकाओं में विभाजित होने से उसकी प्रत्येक कोशिका में हो सकता है कि इसमें एक केंद्रक पाया जाता हो सकता है कि इसमें दो केंद्रक पाया जाता हो और हो सकता है कि इसमें दो से अधिक केंद्रक पाया जाता हो। तो जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है उसको एक केंद्रकी या यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं, जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं उसको बाइन्यूक्लिएट या द्विकेंद्रकी कहते हैं, और जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं उसको मल्टीन्यूक्लिएट या बहुकेंद्रकी कहते हैं। अब पट की वजह से इनके जो कवक तंतु कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, तो जो आसपास की कोशिका है वो आपस में एक पट के अंदर सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है। जो एस्कोमाइसिटीज में तो ये सरल प्रकार का होता है, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में ये डोलीपोर ये पट होता है, ये खास तरह का होता है जिसको डोलीपोर कहते हैं। डोलीपोर। तो बेसिडियोमाइसिटीज
ये पाया जाता है बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर। बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर जो पोर होते हैं वो डोलीपोर कहलाते हैं, और ये डोलीपोर की खास तरह की संरचना होती है, बीच में गुहा संकरी होती है और नुकीले सिरे की थोड़ी फैली हुई होती है, और ये डोलीपोर पतली झिल्ली डोलीपोर पतली झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं। तो इस झिल्ली युक्त संरचना को बोलते हैं पेरिंथोसोम। तो ये संरचना पाई जाती है बेसिडियोमाइसीटीज में, और इस डोलीपोर की सहायता से आपस की कोशिकाओं में आपस में साइटोप्लाज्मिक संबंध स्थापित होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन स्थापित होता है, जिससे जीव द्रव्य एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर आसानी से गमन कर सकता है। तो ये तो है इसका हाइपा। नेक्स्ट जो कवकों का गुण है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कवकों में प्राय क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए इसको विषमपोषी कहते हैं। भोजन के आधार पर इनको 3 ग्रुप में बांटा गया है, परजीवी, मृतजीवी एवं सिम्बायोन्ट सहजीवी। परजीवी वे कवक होते हैं जो किसी जीवित परपोषी पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। परजीवी वे कवक होते हैं जो भोजन के लिए किसी दूसरे परपोषी पर आश्रित रहते हैं। पैरासाइट्स आर दोज फंजाई विच आर डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट फॉर न्यूट्रिशन। अब जो ये परजीवी है या पैरासिटिक है, इसको आगे और 2 ग्रुप में बांटा गया है, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट से तात्पर्य ये है कि अविकल्पी परजीवी, इसको हिंदी में बोलते हैं अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी से तात्पर्य ये है कि वे परजीवी जो केवल भोजन और जीवन चक्र के लिए जीवित परपोषी पादपों पर ही आश्रित रहते हैं, और जीवित परपोषी पादप अगर इनको नहीं मिल जाते हैं तो ये अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते। ऐसे कवकों को अविकल्पी परजीवी कहते हैं, और जिसका उदाहरण है एल्बुगो पक्सिनिया। एल्बुगो पक्सिनिया ये अविकल्पी परजीवी है। दूसरा है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, विकल्पी मृतजीवी। विकल्पी मृतजीवी से तात्पर्य यह है कि इनका मूल स्वभाव तो ये परजीवी ही होते हैं, मूल स्वभाव में तो ये परजीवी ही होते हैं, मतलब ये जीवित परपोषी पादपों पर ही भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। लेकिन अगर जीवित परपोषी पादप अगर इनको नहीं मिले तो भी ये अपना जीवन चक्र मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी पूर्ण कर सकते हैं, मतलब इनके पास विकल्प है। मूल स्वभाव तो ये परजीवी है, भोजन के लिए मूल रूप से जीवित परपोषी पादपों पर ही आश्रित रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर जीवित परपोषी पादप नहीं मिले, लिविंग होस्ट नहीं मिले, तो ये अपना जीवन चक्र मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी पूर्ण कर सकते हैं। और इनका उदाहरण है अस्ट्रिलागो। अब नेक्स्ट है सैप्रोफिटिक, मृतजीवी। मृतजीवी कवक वे कवक होते हैं जो अपना जीवन चक्र केवल
मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही पूर्ण करते हैं। Those fungi which complete their life cycle on a dead organic matter or which depend on only dead organic matter for nutrition is called as a saprophytic। वे कवक जो भोजन और जीवन चक्र केवल मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही या से ही प्राप्त करते हो, उनको मृत जीवी कहते हैं। और इनको भी आगे दो ग्रुप में बांटा गया है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट से मतलब यह है कि वे कवक जो केवल अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों पर, भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही आश्रित रहते हैं। वे कवक जो भोजन के लिए केवल मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही आश्रित रहते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थ अगर इनको नहीं मिले तो ये अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो ये शुद्ध रूप से मृत जीवी होते हैं। और इनका एग्जाम्पल है म्यूकर। दूसरा इसी कैटेगरी में आगे है फैकल्टेटिव पैरासाइट। विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी से तात्पर्य यह है कि ये इनका मूल स्वभाव तो मृत जीवी ही होता है, लेकिन अगर कोई मृत कार्बनिक पदार्थ इनको नहीं मिले तो ये कुछ समय के लिए जीवित परपोषी पादपों पर भी भोजन के लिए आश्रित रह सकते हैं और उन पर अपना जीवन चक्र भी पूर्ण कर सकते हैं। उनको विकल्पी परजीवी कहते हैं। तो विकल्पी परजीवी का मूल स्वभाव मृत जीवी होता है, लेकिन मृत जीवी की अनुपस्थिति में यह जीवित परपोषी पादपों पर भी भोजन के लिए आश्रित रह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पाइथियम। नेक्स्ट है सिम्बायोन्ट्स, सजीवी। इसका एग्जाम्पल है लाइकेन, माइकोराइजा। लाइकेन और माइकोराइजा दो इसके सजीविता के एग्जाम्पल है। लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों साथ साथ रहते हैं बिना किसी एक दूसरे के गुण को प्रभावित किए हुए, और साथ साथ जीवन यापन करते हैं, उसको सहजीवन कहते हैं। एल्गी एंड फंजाई आर लिविंग टुगेदर फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल without affecting the property of each other is known as symbiote या symbiosis। तो जब शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं तो शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है और वो भोजन कवकों को प्रदान करता है। बदले में कवक जमीन से नाइट्रेट, फॉस्फेट, लवणों का अवशोषण करता है और वो जल और लवण एल्गी को प्रदान करता है। इस तरह से दोनों को फायदा होता है बिना कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हुए। इसको बोलते हैं सहजीवन। माइकोराइजा में क्या होता है, उच्च पादपों की जड़ें और कवकों की स्पीसीज आपस में साथ साथ रहते हैं। इसमें कवक जड़ों जमीन से जल व लवण का अवशोषण करते हैं और ये उच्च पादपों की जड़ों को उपलब्ध कराते हैं। बदले में जड़ें इनको भोजन उपलब्ध कराती हैं। इस तरह से ये दोनों ही साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तीसरा है इसमें जनन।
जनन बहुत व्यापक होता है, बहुत ही, लेकिन मुख्य रूप से जनन इसमें ऊगेमस प्रकार का होता है। और जनन में इसमें खास बात यह है कि जो लोअर फंजाई है उसमें केवल मोटाइल फेज पाई जाती है और उच्च कवकों में मोटाइल फेज नहीं पाई जाती है। जो चल बीजाणु है वो केवल निम्न क्लासे या फाइकोमाइसिटीज के अंदर ही पाया जाता है, जबकि उच्च क्लासों के अंदर चलित अवस्था अनुपस्थित होती है। तो ये लैंगिक जनन के डिटेल में ये कितने प्रकार का होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।